दोस्तों, विवादित धर्म गुरु और भगोड़ा घोषित हो चुके नित्यानंद का नाम अब दोबारा चर्चा में है। कैलासा नाम का काल्पनिक देश बना चुके नित्यानंद का दावा है कि उसके देश को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता भी मिल चुकी है। हाल में यूएन की बैठक में कैलासा की प्रतिनिधि भी वहां पर दिखी। यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई नित्यानंद के कैलासा देश को यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है? अगर मान्यता प्राप्त हो गई है तो आप घर बैठे यहाँ की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं? और क्या सच में किसी छोटा मोटा टापू या जमीन का टुकड़ा खरीद कर अपना देश बसाया जा सकता है? आज हम आपके लिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आए हैं। बस इसके लिए आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये बाबा नित्यानंद हैं कौन। आपको बता दें कि खुद को भगवान का दर्जा देने वाले नित्यानंद का असली नाम राजशेखर है और वो मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई का रहने वाला है। नित्यानंद पर रेप, बच्चों के अपहरण सहित कई अन्य मामले दर्ज हैं। हालांकि इन आरोपों का सामना करने के बजाय साल 2019 में वो देश छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। कुछ समय बाद पता लगा कि उसने अपना देश बना लिया है। कैलासा नाम के कथित टापू नुमा देश को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र कहते हुए अपील की गई है कि जो लोग भी हिंदू धर्म की बेखौफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग आराम से यहाँ आकर रह सकते हैं। देश की आधिकारिक वेबसाइट भी बन गई है जिसमें वहां के झंडे और बाकी तमाम चीजों के बारे में बताया गया है। नित्यानंद ने इक्वाडोर के एक टापू पर अपने इस देश को बनाने का दावा किया है। इसे रिपब्लिक ऑफ कैलासा नाम दिया गया है। दूसरे देशों की तर्ज पर भी यहाँ भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल। कमल का फूल यहाँ नेशनल फ्लावर है और शिव जी की सवारी नंदी नेशनल एनिमल। इस तरह से किसी देश में दिखने वाली तमाम छोटी बड़ी चीजें इस देश ने जुटा ली हैं। कैलासा की अपनी करेंसी भी है जिसे कैलासियन डॉलर कहते हैं। स्वामी नित्यानंद ने क्लेम किया है कि उन्होंने दूसरे देशों के साथ अरेंजमेंट भी कर रखा है ताकि वित्तीय लेन देन चलता रहे। इस देश में खुद का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवास, मानव संसाधन और शिक्षा जैसे दूसरे मंत्रालय भी हैं। स्वामी नित्यानंद कैलासा में अपना स्वतंत्र शासन होने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर नित्यानंद का कैलासा है कहाँ? तो मैं आपको बता दूं, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नित्यानंद का देश इक्वाडोर के पास एक द्वीप पर बसा हुआ है। हालांकि इक्वाडोर की सरकार ने उस वक्त बीबीसी को बताया था कि नित्यानंद देश में नहीं है। कैलासा का नाम तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है जिसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत ही है। इस काल्पनिक देश की वेबसाइट के अनुसार कैलासा कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा स्थापित और संचालित एक आंदोलन है जो सभी के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है जहां वे शांतिपूर्वक रह सकते हैं और अपनी आध्यात्मिकता, कला और संस्कृति को अपमान, हस्तक्षेप और हिंसा से मुक्त व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बारे में इसलिए पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि देश का फाउंडर यानी नित्यानंद भारत की तरफ से भगोड़ा घोषित हो चुका है और इंटरपोल ने नोटिस भी जारी कर रखा है। छोटा मोटा द्वीप खरीद पाना अलग बात है और देश बना पाना बिल्कुल अलग। इसके लिए इंटरनेशनल लॉ की कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसके बाद भी अगर कहीं भी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो देश के तौर पर आपकी क्लेम की जा रही जमीन को मान्यता नहीं मिल पाती। अपना अलग मुल्क बना पाने के लिए अहम शर्त है देश की सीमाओं का तय होना। कोई देश कहां से शुरू और किस जगह खत्म होता है ये पक्का होना चाहिए। साउथ अमेरिका में कई द्वीपीय देश ऐसे हैं जहां आइलैंड खरीदा जा सकता है। आमतौर पर रईस बिजनेसमैन ऐसा करते हैं और टापू को हॉलीडे स्पॉट की तरह तैयार कर लेते हैं। आइलैंड की कीमतें लोकेशन के हिसाब से कम ज्यादा होती हैं। मसलन सेंट्रल अमेरिका में आइलैंड सस्ते में मिल जाते हैं जबकि यूरोप में इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। बहामास और फ्रेंच पॉलिनेशिया जैसे इलाकों में आइलैंड खरीदना आसान नहीं है। कई बार छोटे देश एक दूसरे को मान्यता दे देते हैं ताकि आपस में लेन देन कर सकें, लेकिन असल चीज है यूनाइटेड नेशन से मान्यता मिलना। इसके बाद लोन लेने के रास्ते आसान हो जाते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक और IMF तक इन देशों को कर्ज दे पाते हैं। अगर आपको अपना देश का कोई एजेंडा उठाना हो तो संयुक्त राष्ट्र तक अपनी बात पहुंचाना बड़ी चीज है। यूएन से मान्यता पाए बगैर भी देश हो सकता है, लेकिन बाद में इन देशों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। यूएन से मान्यता पाने के लिए बहुत पसीना नहीं बहाना पड़ता, बल्कि कुछ नियम कानून होते हैं जिसे आपको मानने होंगे। जैसे वहां के सेक्रेटरी जनरल को इस आशय की चिट्ठी लिखनी होगी। इसके बाद यूएन चार्टर में आपका मुद्दा उठेगा जिसमें आपको यह साबित करना होगा कि क्यों आप एक अलग देश है और कैसे दुनिया के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही खुद को शांतिप्रिय भी साबित करना होगा जो कि इतना आसान नहीं होता। इसमें कई पेच भी आ सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से देश लंबे समय तक मान्यता के लिए परेशान होते रहे हैं।
साल 1945 में यूएन के पास महज 51 देश थे जो आज बढ़कर 193 हो गए हैं। ये खेल मान्यता का ही नहीं बल्कि इसका है कि कई देश टूटकर अलग होते गए, गुलाम देश आजाद हो गए या फिर कई लोग भाषा संस्कृति के आधार पर अपना देश क्लेम करने लगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना या फिर अब दूसरा भाग खुद को आजाद बलूचिस्तान घोषित करने पर है। अगर ऐसा होता रहा तो बेशक है कि आने वाले दिनों में देश की संख्या बढ़ती चली जाएगी। वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि देशों की संख्या घट जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर चीन अगर तिब्बत पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो एक देश कम हो जाएगा। इस तरह से देशों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ये तभी होता है जब लगातार नए देश बन या डिसॉल्व हो रहे हों। कई देश खुद को आजाद घोषित कर देते हैं। दुनिया के कुछ देश उन्हें बतौर कंट्री भी मान लेते हैं, लेकिन कुछ देश अपनाने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में वो देश विवादित टुकड़ा हो जाता है। तब मान्यता देने वाले देश भी उससे व्यापार करने से बचते हैं। जैसे ताइवान, फिलिस्तीन और उत्तरी साइप्रेस इसी लिस्ट में शामिल है। वे कुछ के लिए देश है, कुछ के लिए नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई देश उन पर अपना दावा ठोकता है। तब बेकार में उलझने की बजाय ज्यादातर देश खुद को उनसे किनारा कर लेते हैं। अगर आप एक देश बनाना चाहते हैं तो आपके पास जनता भी होनी चाहिए और उसका जीवन चलाने के लिए इकोनॉमी भी। कोई भी देश सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकता, उसे आयात निर्यात पर भरोसा करना ही होगा। इसके लिए करेंसी भी चाहिए। साल 2019 में भारतीय युवक सुयश दीक्षित ने भी अपना एक देश बनाया था। इंदौर के शख्स ने सूडान और मिस्र के बीच लंबी चौड़ी एक जमीन पर दावा किया जिसे कोई भी देश बंजर होने के कारण अपनाना नहीं चाहता था। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर की रेतीली मिट्टी वाली जमीन को उसने किंगडम ऑफ दीक्षित नाम दिया और अपना एक झंडा फहराकर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तस्वीरें भी डाली थी। सुयश ने इस रेगिस्तानी जमीन को सोने का भंडार कहते हुए लोगों से इसकी नागरिकता लेने की भी अपील की। वैसे इसी जमीन पर पहले भी कई लोग अपना अपना देश बना चुके हैं। एक शख्स ने तो इसे किंगडम ऑफ नॉर्थ सुडान नाम देकर बाकायदा क्राउड फंडिंग भी शुरू कर दी थी ताकि देश चल सके। हालांकि कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो दोस्तों, क्या आप भी आने वाले दिनों में इस देश की नागरिकता लेना चाहेंगे या फिर क्या आप भी अपना एक अलग देश बसाना चाहेंगे? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।